नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं हूं फराह खान। हथियार सबको आकर्षित करते हैं और सबके मन में ये कहीं ना कहीं हसरत रहती है कि बंदूक से निशानेबाजी जो है उन्हें करने का ये मौका मिले। और जब ये एक शौक बन जाता है तो ये एक जुनून भी बन जाता है। तो आज ऐसे ही जगह पर हम आए हैं। यहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक शौक से शुरुआत हुई, फिर ये जुनून बना और यहाँ का जो हुनर है और यहाँ की जो काबिलियत है वो झारखंड तक कैसे पहुँच रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि अगर इस शौक को जुनून बना दिया जाए तो क्या ही कहना। तो हम यहाँ पर हैं और यहाँ से हम सीधा अमर सिन्हा जी से जुड़ते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने अपने शौक को एक प्रोफेशन में तब्दील किया है तो कितना संघर्ष रहा, कितना मुश्किल था ये? डिफ़िकल्ट तो था बहुत ज़्यादा, क्योंकि शूटिंग का एक पागलपन था। मुझे बचपन से ही बहुत शौक़ था और पागल इस हद तक था कि रांची से मैं जमशेदपुर साइकिल से चला गया था एक बार, क्योंकि रांची में कहीं शूटिंग का कुछ फैसिलिटी था नहीं। तो उस वक्त मैं पढ़ता था क्लास 6 या 7 में, और साइकिल से अपने जमशेदपुर अराउंड 100 किलोमीटर्स चला गया था। तो आप समझ सकते हो कि क्या था उस वक्त, जुनून था एक शूटिंग का, जो कि आज भी है, कर रहे हैं। तो महंगा शौक़ है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो था हर जगह, और इसको लेकर के वहाँ झारखंड में दिक्कत बहुत आती थी शूटिंग में। फिर मैं दिल्ली आ गया था 89 में। मेरे रांची से मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर जॉब लग गई मेरी, फिर मैं दिल्ली आ गया। तो दिल्ली में रहा तो यहाँ पर फिर मैं सब जो लोग शूटिंग करते हैं उनके टच में आया, कांटेक्ट में। तो यहाँ पे हमारे पास शूटिंग करने की फैसिलिटी थी काफ़ी। तुगलकाबाद में एक रेंज था, यहाँ पर एक न्यू दिल्ली राइफल क्लब था, उसमें एक रेंज हुआ करता था, अब तो नहीं है। तो यहाँ मैं फिर शूटिंग करता रहा। जैसे अगर हम वाइड स्कोप की बात करें तो अब बहुत आगे तक आप इसको लेकर जा रहे हैं, तो ये सफ़र शुरुआत से कैसा रहा? पहले तो शूटिंग का मतलब ही होता था कि एक मतलब आप रॉयल फैमिली से हो तभी शूटिंग कर सकते हो। जैसे आज भी पोलो है, तो पोलो आम आदमी की बस की बात है नहीं। तो उस वक्त शूटिंग ऐसा था। लेकिन फिर बहुत सारे लोग आए इस पर। जैसे हमारे एक इंटरनेशनल शूटर हैं जसपाल, उसके फादर थे जसपाल राणा के फादर। उन्होंने अपना बहुत एफर्ट लगाया पर्सनल, हम लोगों का अपना एफर्ट था। फिर नेशनल राइफल एसोसिएशन के जो बाकी गवर्निंग काउंसिल में थे हमारे लोग, तो उन लोगों ने भी बहुत एफर्ट लगाया कि शूटिंग को वहाँ से निकाल करके तो आम पब्लिक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक लाया जाए, जो कि अभी भी चल रहा है, और हम उसी में लगे हुए हैं। तो जैसे हमने झारखंड का जिक्र किया, तो ये जो शौक है, ये जो जुनून है, ये झारखंड तक पहुंचेगा, तो कैसे उसकी शुरुआत होगी? क्या अब तक आपने सोच लिया है? जो शूटिंग रेंज है वो तैयार हो गई है? वो सब मैं चाहती हूँ दर्शकों को बताएं। हाँ, पहुंच चुका है। झारखंड के बहुत लोग हैं जो कि आज अच्छा कर रहे हैं, लड़के लड़कियां नेशनल में भी आते हैं, और झारखंड में बहुत सारे क्लब खुल चुके हैं आपके। और हम लोग भी इसी कड़ी में एक लोहरदगा में एक अच्छा क्लब बना रहे हैं। एक शूटिंग की एकेडमी होगी, वो अच्छा फैसिलिटी होगा एक इंटरनेशनल लेवल का उसमें। और उसको करने में वहाँ जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वहाँ से धीरज प्रसाद साहू, उनका पर्सनल बहुत एफर्ट है, और वो भी उनको भी इच्छा है कि झारखंड का नाम जो है कि कहीं इंटरनेशनल मैप में हो शूटिंग से, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो हम लोग कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। अभी हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है ऑलमोस्ट, और बाकी मुझे लगता है कि अगले 15-20 दिन में या मैक्सिमम 1 महीने में उसको हम लोग शुरू कर देंगे वहाँ। तो अभी तक हमने आपको शुरुआत बताई कि कैसे ये हुनर जो है वो झारखंड तक पहुंचेगा। अब हम आपको आगे दिखाते हैं कि कैसे यहाँ से शुरुआत हुई और कैसे ये जो शौक है वो जुनून में बदला। तो चलिए आप फलक जी से बात कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि कैसे यहाँ पर शुरुआत की गई। तो जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि राजघरानाओं का शौक होता था, लेकिन इसको एक प्रोफेशन बनाना और इतनी मेहनत इसमें लाना, कैसा शुरुआत की, कैसा आपका सफ़र? मैं बहुत छोटे बने से शूटिंग कर रहा हूँ। असल में कि मैं तो छोटा था और हम लोग रेंज के बाहर से ही चक्कर लगा लिया करते थे। भैया लोग हमारे जैसे अंदर जाते थे, भैया ने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया। हमारे टाइम में एंट्री नहीं होती थी हम लोगों की, यानी मिडिल क्लास आदमी रेंज के अंदर एंट्री नहीं कर सकता। इंस्ट्रक्शंस भी लगा लीजिए, या फिर एक मोनोपोली थी कुछ किंग राजघराने परिवारों की कि वो लाने नहीं देते थे। भैया ने बहुत लोग कोशिश करी
और हम जैसे कुछ लोगों को, मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोगों को रेंज के अंदर गया, जिससे हमें एक रोजगार का साधन मिला। और उसी रोजगार की वजह से आज हम कम से कम 500-700 लोगों को शूटिंग सिखा चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को आप थोड़ा सा ब्रीफ करें, क्योंकि देखिए एक महंगा शौक भी है, कितना खर्चा होता है, कैसे इनको यूज़ किया जाता है, कितनी मेहनत लगती है इसको सीखने में, थोड़ा सा बताइए दर्शकों। जी, दरअसल ये जैसे एक शॉटगन है, ये मेरी वाइफ चलाती हैं। वैसे 12 बोर, ये यहाँ पे हमने वैसे बस दिखाने के लिए डमी की तरफ यूज़ किया। हम लोग ये सिर्फ यूज़ में करते हैं। इसे कहते हैं 12 बोर शॉटगन। ये ब्रेटा गन है, जिसकी कीमत इंडिया में कम से कम 15 से 20 लाख रुपए है। बाहर ये लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए की आती है। यहाँ पे 15 से 20 लाख रुपए की शॉटगन होती है। इसी तरीके से उससे अभी लेटेस्ट मॉडल 12 का ये आया है। ये डबल ट्रैप के लिए, ये ट्रैप के लिए, सिंगल ट्रैप के लिए, ये डबल ट्रैप के लिए, दोनों गन्स अलग हैं। अब आदमी को शूटिंग करने के लिए 2 गन्स चाहिए होंगी इवेंट के लिए, यानी कि उसको 20 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे अगर वो इंडिया में शूटिंग स्टार्ट करना चाहता है। तो 12 बोर सबसे कॉस्टली गेम है। इसमें अभी तक भी मिडिल क्लास लोग बहुत कम हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें राजघराने या बहुत उच्च परिवारों से ही लोग हैं। उसके बाद आते हैं हमारी ये .22 स्पोर्ट्स पिस्टल। इससे .22 स्पोर्ट्स पिस्टल में जूनियर बच्चे, जूनियर लड़कियां और सीनियर लड़कियां, और इसी से हम स्पोर्ट्स पिस्टल, स्टैंडर्ड पिस्टल और रैपिड फायर पिस्टल जो ओलंपिक इवेंट्स है, उससे हम इस गन से करते हैं। ये इस गन की कीमत जो है सिर्फ बाहर विदेश में 75-80 हज़ार रुपये होती है, लेकिन यहाँ पर 8 से 10 लाख रुपए है। तो भी ये मिडिल क्लास लोग के इसके बहुत ज़्यादा, क्योंकि 8-10 लाख रुपए मिडिल क्लास के लिए शौक के यूज़ करना बहुत मुश्किल है। मिडिल क्लास आज इस गन्स में ज़्यादा आ गया है। ये गन्स जो है 1-1.5 लाख रुपए की मिल जाती है, और इसका जो पेरेट्स होता है ये सिर्फ 2 रुपए का होता है। तो इसलिए लोअर क्लास, मिडिल क्लास, और ये ओलंपिक इवेंट गन है। इस गन से 10 मीटर एयर पिस्टल गन है ये, जिससे आप ओलंपिक तक जा सकते हैं। आपने कहा कि आपको मौका नहीं मिल पाता था, रेंज के बाहर से ही आप देखते थे, तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव और एम अब रहा है कि कहाँ तक ये पहुँचे, और जो बच्चों को इसका शौक रखते हैं उन तक ये कैसे जाए? देखिए, जब जैसे मैंने बहुत फाइट की है, असल में मुझे भाई एक गुरु की तरह मिले मुझे, और इन्होंने मुझे रेंज के अंदर एंट्री कराई। तो जब इन्होंने मुझे एंट्री कराई तो उसी दिन से मैंने अपने दिल में ये चीज़ ठान ली थी कि जैसे मुझे इस इंसान ने मदद करी है, मैं भी लोअर क्लास और मिडिल क्लास को मदद करूंगा। जिसकी वजह से मैंने लोअर क्लास, मिडिल क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट हमने सिखाना स्टार्ट किया। आज दिल्ली पुलिस के बच्चों को, पुलिस वालों को, आर्मी वालों को, जजिस को, सभी के बच्चे और सबको सिखाते हैं हम लोग। और भैया हम लगे रहते हैं दिन रात। हमारा कोई चार्ज नहीं होता, कोई पैसा नहीं लेते, हम लोग खुद अपने पास से करते हैं। क्योंकि हमने सोचा था कि जितना हमने फाइट किया, सोचिए मैंने इतना किया तो इन्होंने कितना किया होगा। तो हमारे दिल में जब से ये बन गया था कि हम लोगों को जितने ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा होता है रोज़गार। आप किसी को पैसा मत दीजिए, आप किसी को रोज़गार दे दीजिए। अगर आपने रोज़गार दे दिया किसी को, तो वो अपनी 2 पीढ़ियाँ सुधार सकता है, अपने 2 परिवार सुधार सकता है अगर आप रोज़गार दे देते। तो शूटिंग से सबसे ज़्यादा फ़ायदा, स्कूल एडमिशन्स वगैरह से ज़्यादा बड़ा फ़ायदा आता है रोज़गार। क्योंकि शूटिंग एक ऐसा गेम है जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं और आराम से इंसान की नौकरी लग जाती है। झारखंड में जो शूटिंग रेंज है उसमें आपका किस तरीके से सहयोग रहेगा? झारखंड जैसे, क्योंकि झारखंड में जो रेंज बनाई गई है वो तकरीबन बहुत लोअर क्लास लोगों के लिए बनाई गई है, गरीब लोगों के लिए बनाई गई है। भैया ने जैसे मुझे बताया, हमें बड़ी खुशी मिली, और मैंने उनसे भैया से वायदा किया हुआ है कि जैसे ये लोहारों वाली रेंज बनी है, हम इसमें जितने से ज़्यादा जो बैकवर्ड बच्चे हैं, जो नहीं शूटिंग कर सकते, उनको शूटिंग कराएंगे और उनको रोज़गार दिलाएंगे, जिससे वो किसी गलत एक्टिविटी से बचें। क्योंकि इंसान के पास अगर रोज़गार आ जाता है तो वो अपने आप गलत एक्टिविटी से बचता है। और वहाँ के लोग पिछड़े हुए हैं, कुछ जातियाँ ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं। तो उन लोगों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके उन्हें रोज़गार की तरफ और नियम कानून को बताना और सिखाना। मेरे साथ अब उम्दा जुड़ गए हैं। इनकी उम्र 10 साल है और इनको भी शौक है, तो इनसे बात करते हैं। बहुत छोटी सी उम्र है आपकी। जो शौक है ये कैसे आपको लगा कि आपको सीखना चाहिए, क्यों सीख रहे हैं आप? क्योंकि मेरे को बड़े होकर नेवी में जाना, तो मुझे लगा ये नेसेसरी होगा सीखना, और मेरे को शौक भी है इसका बहुत। अच्छा,
तो मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को थोड़ा सा बताएं कि अब तक जो आपकी ट्रेनिंग थी वो कैसी रही है, कब से आप सीख रही हैं और क्या कुछ सीखा है, थोड़ा सा बताइए कि अब तक आपने क्या कुछ सीख लिया है। मैंने अभी सिटिंग तो मेरा पूरा क्लियर है। सिटिंग जब बैठ के करते हैं उसे कहते हैं। स्टैंडिंग अभी मैं सीख रही हूँ। अच्छा, स्टैंडिंग आप अभी सीख रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को थोड़ा सा ये बताइए कि कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल देखा जाए तो बच्चे इन शौक से थोड़ा दूर ही रहते हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको कभी नहीं पता कि आपको ऐसी स्किल्स कब यूज़ करनी हो। तो सबको सीखना चाहिए। हाँ। तो मेरे साथ शूटर आयशा जुड़ गई हैं। इनका एक इंसिडेंट था जो कि काफ़ी लोगों ने जाना था। मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शकों तक भी वो पहुँचे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि उस इंसिडेंट के बारे में आप बताइए। उस इंसिडेंट के बारे में मेरे ब्रदर इन लॉ का किडनैप हुआ था और हमें रैंसम मनी के लिए बुलाया था। तो मैं अपने हस्बैंड और दूसरे देवर के साथ पॉइंट पे पहुंची। बाय चांस ही मुझे, हम लोग किसी पार्टी से आ रहे थे तो मैं साथ ही चली गई और फिर उनकी डिमांड थी कि लड़की को भेजो आप पैसे देकर। तो इन्होंने मुझे ही भेज दिया। मैं उन्हें पैसे देने गई तो मेरे दूसरे देवर ने उनके आगे गाड़ी जब लगा दी थी ना, तो उसने मुझ पे पिस्टल से अटैक करने के लिए बोला, आगे वाले ड्राइवर ने, कि इन्होंने हमें धोखा दिया है, गोली मार दे। तो उससे पहले मैंने ही गाड़ी के अंदर उनके ऊपर फायर कर दिया। तो बहुत सारे पुलिस वाले भी थे हमारे साथ और 2 गाड़ियां भी थी। तो फिर उन लोगों ने उनको घेरा, पकड़ा, जो भी हुआ वो बहुत हाईलाइट हो गया था। 2017 का इंसिडेंट है ये। तो वो बाकी मीडिया ने बहुत सुपर फेम दे दिया उस बात को लेके, बट फिर थाने में जो भी कुछ हुआ वो 2 साल तक चलता रहा सारा प्रोसेस, बट अभी सब कुछ ठीक है। इंसिडेंट से अगर हट के बात करें तो ये जो आपका सफ़र है शूटिंग का, ये कब शुरुआत हुआ, कब आपको लगा कि आपको सीखना चाहिए? मेरे हस्बैंड बहुत पहले से शूटिंग करते थे। शादी के बाद मेरी दोनों बेटियां इनफैक्ट हो गई थी। तो यहीं पे हमारे घर के बाहर हस्बैंड प्रैक्टिस करते थे, 1-2 फ्रेंड्स भी और प्रैक्टिस करते थे। तो उन्होंने कहा तुम भी ट्राई करो। मैंने फर्स्ट टाइम 2013 में दिल्ली स्टेट खेला, उसमें मुझे ब्रॉन्ज मेडल आया विदाउट एनी प्रैक्टिस, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बाद ही। फिर हस्बैंड को लगा कि कर सकती है तो थोड़ा और धक्का लगाना चाहिए, तो फिर मैं भी फिर प्रॉपर प्रैक्टिस करके शूटिंग पिस्टल खेलने लगी। एंड 2015 से मैंने कोचिंग भी स्टार्ट कर दी, कुछ इधर से इंटरनेशनल कोर्सेज करके। फिर मैंने शॉटगन स्टार्ट किया। मैं शॉटगन खेलती हूँ और पिस्टल की कोचिंग देती हूँ। तो अभी मैं 12 बोर की रिनाउंड शूटर्स हूँ पिछले 5-6 सालों से। देखिए, आप आयशा जी को सुन रहे थे, जिनका साफ कहना है कि महिलाओं को भी ये आना चाहिए और ये स्किल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं होता कि कब ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसको हैंडल करना पड़े। और उन्होंने अपना खुद इंसिडेंट बताया कि एक ऐसा इंसिडेंट उनके साथ हुआ जिसमें उनको ये स्किल आती थी, उसके चलते वो खुद को भी प्रोटेक्ट कर पाई और सिचुएशन को भी हैंडल कर पाई। तो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि शूटिंग सीखना कितना ज़रूरी है और इस शौक के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ खास है इस कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फिर से इस कार्यक्रम में। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हथियार सबको आकर्षित करते हैं, तो हम सफ़र के बारे में जान रहे थे शुरुआत से कि कितना ज़रूरी है ये शौक। अब हम थोड़ा वेपन्स की बात कर लेते हैं, उनको जान लेते हैं, कितने महंगे होते हैं, इनको कैसे चलाया जाता है। तो मैं फिर से अमर सिन्हा जी के साथ जुड़ रही हूँ। मैं चाहती हूँ दर्शकों को हम थोड़ा वेपन्स के बारे में बताएं कि ये कितने महंगे होते हैं, इनको कैसे केयर की जाती है, कैसे इसको चलाया जाता है। तो शुरुआत सबसे पहले जो सबसे बेसिक वेपन है, आप मान लो कि ये है, सपोज ये एयर राइफल है। एयर राइफल है, ये ब्रेक एक्शन बोलते हैं इसको, स्प्रिंग एक्शन। इसके अंदर स्प्रिंग होता है और फिर हम यहाँ से इसमें पेलेट्स डालते हैं और इसको शूट करते हैं। ये बहुत कॉमन है, आप कहीं मेले में जाओगे वहाँ भी बैलून फोड़ने के लिए रहता है। और एक तरीके से जो शुरू का जो एक पैशन आता है शूटिंग के लिए, वो इसी से आता है, इसी को देख करके लोग वहाँ से कि फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपने कहा कि पैशन इसी से आता है, तो आपका पैशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? यहीं से बिल्कुल पहला मैं बहुत छोटा था तो एक मेले में गया था रांची में, तो वहाँ बैलून फोड़ने के लिए बोला। तो उस वक्त मैं मुझे लगता है कि क्लास
3-4 में पढ़ता था, तब की बात है। तब मेरे साथ जो गए थे उन्होंने बोला कि बैलून फोड़ोगे, तो बोले हाँ। तो ये लो, उन्होंने गन कॉक करके राइफल कॉक करके मुझे दे दिया और मैंने निशाना लगाया और ठीक लगता गया, बैलून में फोड़ता गया। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, अच्छा कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि बस उसी वक्त से हो गया है। जब आपने ये डिस्कस किया होगा तो उस टाइम पर लोग बहुत कैजुअल ले रहे होंगे, कैजुअल अप्रोच आया होगा कि कैसे होगा, तो उस चीज़ को आपने कैसे कंटिन्यूटी में रखा? क्योंकि कई बार क्या होता है, हम शौक तो समझ जाते हैं लेकिन उसको आगे नहीं ले जा पाते। उसके बाद क्या हुआ कि फिर तो ख़त्म हो गई बात। बहुत छोटा था मैं, थोड़ा सा फिर और बड़ा हुआ तो शूटिंग का जो एक कीड़ा घुस गया था दिमाग में, वो रहा हमेशा। तो मेरे दादाजी थे, उनके पीछे में पड़ गया कि मुझे एक गन लेकर के दो। और आप देखो, फॉर्चुनेटली उन्होंने मुझे एक एयर राइफल लेकर दे दिया। उस वक्त मैं लगता है कि 6 या 7 में पढ़ता हूँ, तो दे दिया। अब उसके पीछे मैं लगा रहता था, एयर राइफल के पीछे, सुबह से शाम तक। और फिर मैंने पता करना शुरू किया कि अब शूटिंग होता कैसा है, कहाँ कर सकते हैं, क्या है। फिर 82 में मैंने देखा एशियन गेम्स दिल्ली में जो हुआ था, 82 एशियन। ये एयर राइफल मैंने आपको दिखाया। अब दूसरा है ये, आपको ये फायर आर्म है, ये भी .22 है। ये इससे भी शूटिंग कर सकते हैं। तो बेसिक शुरुआती दौर के ये सारे वेपन्स हैं जहाँ से कि हम लोग शुरू करते हैं। और लेकिन इससे प्रोफेशनल शूटिंग जो होती है, टारगेट शूटिंग, जो ISSF जो रिकॉग्नाइज करती है, वो शूटिंग इससे नहीं होती है। वो जो शूटिंग है वो इससे होती है। ये जो एयर पिस्टल है हमारे पास में, ये एयर पिस्टल है और इससे हम लोग ओलंपिक तक जा सकते हैं। फिर हम, जैसा कि आपने देखा था, ये है। दूसरा हमारे पास में ये राइफल है, ये भी .22 राइफल है। और इससे हम लोग जो है कि दूसरे ISSF में इसको नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन हम लोग लोकल इससे शूटिंग होती है, इसे करते हैं। इंटर क्लब में प्रैक्टिस के लिए, इसके लिए काफ़ी होती है ये। इसमें स्कोप लगाया हुआ है। वैसे जब हम टारगेट शूटिंग करते हैं तो इसमें स्कोप हटा देते हैं, स्कोप नहीं रहता है उसमें। ये एयर पिस्टल है, आप लगा लो। ये इसकी जो शूटिंग होती है, ये एक इवेंट होती है इसमें 10 मीटर में। जब 10 मीटर यानी कि यहाँ से जो डिस्टेंस होता है टारगेट का, वो 10 मीटर होता है। और 10 मीटर में हम टारगेट में शूट करते हैं। तो उसमें 60 राउंड्स हमें 60 गोली चलानी होती है। टोटल 600 पॉइंट का होता है मैक्सिमम। और ये काफ़ी प्रिसीजन शूटिंग है। इसमें बहुत मेहनत चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, तब आप मार सकते हो 10 में। नहीं तो इसमें थोड़ा सा, इसका जो टारगेट होता है बुल्स आई बहुत छोटा होता है ये। और दूसरा आप आ जाओ फिर एयर राइफल में। एयर राइफल में भी वही 10 मीटर में ही होता है ये। फिर हम .22 राइफल में आ जाते हैं। दूसरे .22 राइफल में हम 3 पोजीशन में होती है शूटिंग, और वो 50 मीटर उसका डिस्टेंस होता है। एक हम स्टैंडिंग पोजीशन में करते हैं, फिर नीलिंग पोजीशन, फिर प्रोन पोजीशन कहते हैं उसको, लेट करके। तो ये राइफल की शूटिंग हो गई, एयर राइफल की हो गई और एयर पिस्टल हो गई। अब हम आते हैं इसमें ट्रैप और स्कीट में, जिसमें कि ये 12 बोर के गन यूज़ होते हैं। जैसे ये है, ये 12 बोर की गन है और इसमें हम लोग ट्रैप और स्कीट की शूटिंग करते हैं। ट्रैप और स्कीट में क्या होता है कि ट्रैप में आगे नीचे से एक बर्ड, क्ले बर्ड कहते हैं उसे टेक्निकली, क्ले बर्ड वो निकलता है और उसे हमें चेज करके शूट करना होता है। तो किसी भी डायरेक्शन में निकल सकता है, इधर भी, इधर भी, उधर भी, और फिर उसको हम यहाँ से शूट करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स है 12 बोर से, ट्रैप और स्कीट और डबल ट्रैप, ये 3 इवेंट होते हैं इसमें। ये तीनों काफ़ी कॉस्टली है, क्योंकि इसमें एक तो वेपन का कॉस्ट है बहुत ज़्यादा, फिर एमुनेशन का कॉस्ट है बहुत ज़्यादा, और फिर इसके लिए जो फील्ड होता है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो बहुत बड़ा होता है। तो ये थोड़ा सा कॉस्ट वाइज बहुत ज़्यादा है। ये तो हमने वेपन्स की बात करी यहाँ तक। मैं चाहती हूँ कि जो झारखंड में आप शूटिंग रेंज लेके आ रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि किस एम और ऑब्जेक्टिव के साथ उसको लेकर आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी मेहनत है उसके पीछे। वहाँ जो रेंज हम बना रहे हैं, रेंज एक बन गया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार कर दिया, और उसमें कुछ हमने वेपन्स भी रख दिए, कुछ इक्विपमेंट्स रख दिए वहाँ पे। जैसा कि फलक बता रहे थे अभी कि बहुत कॉस्टली गेम है, और पहले ये
एक आम आदमी के रीच में नहीं था, तो उसको एक तरीके से हम आम आदमी के रीच में ले आएंगे वहाँ पर। जिसके पास कुछ नहीं है, वेपन भी नहीं है, कुछ नहीं शूट कर सकता है, वो भी आकर के अगर उसमें टैलेंट है तो शूट करेगा, अच्छा लगेगा तो उसको फिर हम आगे भी पुश करेंगे और आगे ओलंपिक तक जाएंगे वो लोग। अच्छा, अगर हम झारखंड की बात करें तो वहाँ पर एक तबका कह लीजिए ऐसा है, वहाँ पर नक्सल क्षेत्र ज़्यादा है और लोग कारोबार से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कारोबार नहीं है तो दिमाग में काफ़ी कुछ चलता रहता है, तो उसके लिए आपका क्या मोटिव है कि उनको कैसे, जैसे फलक जी खुद बता रहे थे कि रोज़गार देना एक मुहिम है, तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ भी आप आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पर ट्राइबल्स बहुत हैं झारखंड में, तो हमने एक प्लान भी किया है कि ट्राइबल शूटिंग कंपटीशन करने के लिए, कि जितने भी ट्राइबल स्टेट्स हैं जहाँ पे ट्राइबल स्पोर्ट्स पर्सन हैं ज़्यादा, इसको आप एक स्पोर्ट्स की तरह से लीजिए आप। तो वो सबको, उन सबको हम इनवाइट करेंगे, बुलाएंगे वहाँ पे। और लोहरदगा में हमारा ट्राइबल शूटिंग कंपटीशन हम लोग जल्दी से जल्दी जैसे हमारा कंप्लीट हो जाता है उधर, तो शुरू करेंगे उसको भी करेंगे। और इन सब चीज़ में सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जो सांसद हैं हमारे धीरज प्रसाद साहू जी, उनका बहुत सपोर्ट है और बहुत हेल्प कर रहे हैं खुले दिल से वो। तो ज़रूर ये अच्छा होगा, पॉपुलर होगा वहाँ पर, और लोहरदगा से, झारखंड से जो है कि लोग निकलेंगे अपने, इसको हम नेशनल तक और इंटरनेशनल लेवल तक, वहाँ से जो स्पोर्ट्स पर्सन निकलेंगे उनको हम लेके जाएंगे और फैसिलिटी भी देंगे उनको। वहाँ पे फैसिलिटी ऑलरेडी बना रखा है, वहाँ ट्रेनिंग के लिए बना रखा है, और जितने भी इंटरनेशनल लेवल के जो ट्रेनर्स हैं, कोच हैं, उनसे मेरी बात हो रही है। जैसे कि आप इन लोगों से ही बात हुई, उन्होंने भी अपना कहा कि हम ज़रूर जाएंगे वहाँ पर और आप सब करेंगे वहाँ। तो जो निशाना इतनी देर से लग रहा था, हम वहाँ आ चुके हैं और यहाँ पर हम आपको समझाएंगे कि कैसे टारगेट लगता है। और मैं चाहती हूँ सिन्हा जी, आप दर्शकों को समझाइए कि एक जो कार्ड है डिस्प्ले के लिए, कैसे टारगेट होता है, कैसे निशाना बनाया जाए। ये टारगेट है जो कि 10 मीटर के पिस्टल शूटिंग के लिए यूज़ होता है। और इसमें आप देखिए कि ये मैं दिखा रहा हूँ, ये बीच में अगर आप शूट करते हैं, ये 10 है, 10 पॉइंट्स है, इसके ऊपर फिर 9 है, 8 है, 7, 6 ऐसे करके है। तो अब सारी जो टेक्निक है, सारी कलाकारी यही है कि हमें 10 में मारना है यहाँ पे बीच में। और अब ये हमारे पेपर टारगेट हैं, और अब है कि इलेक्ट्रॉनिक टारगेट भी आ गए हैं, जिसमें कि मैक्सिमम जो स्कोर है वो जाता है 10.9 तक, उसमें काउंट होता है। तो ये इसको दिन ब दिन टफ करते जा रहे हैं शूटिंग को। तो एम हम करते हैं, क्योंकि जब आप 10 मीटर से देखेंगे तो आपको ये इतना क्लियर दिखाई नहीं देगा, ये सिर्फ एक ब्लैक पैच दिखाई देगा यहाँ पे। तो फिर वो एक टेक्निक होती है कि हम इसमें यहाँ एम करते हैं, फिर वो यहाँ बीच में गोली लगती है, उसके हिसाब से हमें अपने पिस्टल को ज़ीरोइंग करना होता है। और थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद फिर वो हो जाता है कि हम एम यहाँ करते हैं नीचे एक किसिंग पॉइंट पे, और गोली हमारी यहाँ लगती है, और उसके हिसाब से ही हम अपने पिस्टल को सेट करते हैं इसको। तो ये टारगेट है। इस टारगेट को अचीव करना मुश्किल होता है, कितना टाइम लगता है? क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं इसके लिए, तो कितना प्रैक्टिस की ज़रूरत है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप 80% तक आप थोड़ा हल्के से गाइडेंस से और थोड़ा प्रैक्टिस से, हाथ के ग्रिप से, सबसे आप पहुंच जाओगे 80 से 90। फिर आपको और थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा, पहुंच जाओगे आप। लेकिन 90 से फिर 91 एक पॉइंट बढ़ाने के लिए आपको एक बहुत बारीकी चाहिए। उसके लिए आपको अपना इक्विपमेंट भी अच्छा चाहिए, अपना फिजिक अच्छा चाहिए, योगा चाहिए, आपका खाने पीने का जो स्टाइल है वो आपको चेंज करना पड़ेगा 90 के ऊपर जाने के लिए आपको। तो वहाँ पे एक्चुअल ट्रेनिंग जो है कि वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। आप कैसे ब्रीदिंग कंट्रोल करते हो, क्या खाते हो आप, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कंसंट्रेशन लेवल कैसा है आपका, क्या करते हो, बहुत सारी चीज़ें जो कि मैटर करती है एक बार पूरा इसमें 100% स्कोर करने के लिए। तो शुरुआत से ही जैसे हमने आपको दिखाया कि जो शूटिंग है वो एक शौक में तब्दील हो गई है और जो लोग हैं वो इसको समझ रहे हैं। तो जहाँ से मैं शुरुआत से आपको सब दिखा रही थी, एक बार मैं आपको इस नज़ारे की ओर दिखाना चाहूँगी कि आप देखिए, एक घर के अंदर ही इसको शूटिंग रेंज जो है वो बनाया गया है ताकि जो लोग हैं वो इससे जुड़ें, क्योंकि इस शौक में काफ़ी चैलेंजेस भी हैं, एक महंगा शौक भी है। और
इसकी मुहिम भी यही है, क्योंकि झारखंड तक भी ये मुहिम जा रही है कि जितना हो सके लोगों तक ये शौक पहुँचे और जो इसमें रुचि रखते हैं उन्हें, जैसे फलक जी ने खुद बताया कि वो बाहर से शूटिंग रेंज से देखते थे और सीखते थे, तो जो ऐसे लोग हैं जो रुचि रखते हैं उनको बाहर से सीखने का मौका ना मिले, वो भी जुड़े। तो झारखंड में ये नया शूटिंग रेंज जल्द आने वाला है, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और इसके लिए सारी प्लानिंग हो गई है कि कैसे जागरूक किया जाएगा और किस तरीके से जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो इससे जुड़ेंगे। और हमने आपको पूरे कार्यक्रम में दिखाया कि कितना ज़रूरी है, चाहे एक छोटी सी 10 साल की बच्ची हो वो भी ये रुचि रखती है और वो भी ये जानती है कि कैसे ये स्किल कितना ज़रूरी है। और हमने आपको आयशा से भी बात करके बताया कि किस तरीके से उनके लिए भी बहुत ज़रूरी था, जिस सिचुएशन में वो थी उनको ये स्किल आता था तो उसके ज़रिए वो उससे बाहर निकल पाई। और हमने आपको वेपन्स की भी जानकारी दी कि कौन से वेपन से शुरुआत होती है और एंड तक हमने आपको टारगेट तक दिखाया कि टारगेट कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ फराह खान, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।